हेलो फ्रेंड्स, झारखंड वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऐप पे बहुत सारे क्लासेस किए और देखे हैं और उसमें हम लोगों ने सब कुछ को डिटेल में जाना। अब उस डिटेलिंग के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि क्या आप उस क्वेश्चन को, सवाल को सही तरह से बना पा रहे हैं कि नहीं। मैं वहाँ पे साइंस पढ़ाती हूँ और आज मैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उन सब क्वेश्चन से आप लोग को ये आइडिया होगा कि आपने किस लेवल का प्रिपरेशन किया है या तैयारी किया है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके पहले हम लोग करेंगे प्रचार। तो ये है हमारा झारखंड वॉरियर और आपको अगर ऐप लेना है या ऐप में सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जितनी भी जानकारियाँ होगी, जो भी होगी, आप इस नंबर पे कॉल करिए और आपको सारी जानकारियाँ सही तरह से बता दिया जाएगा। कैसे ऐप लेना है, कैसे ऐप पे जाना है, कैसे हम लोग इसका कोर्स खरीदेंगे या लेंगे, परचेज़ करेंगे, उन सब बातों को इस नंबर में आपको जानने के लिए बता दिया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और हर क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्या होता है। JSSC CGL का स्पेशल पेपर का आपका बैच है जिसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ है और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इन डिस्काउंट के बारे में जानकारी के लिए आप परचेस जो नंबर है उस पर कॉल करिए और उस नंबर से आप आराम से जानकारी मिल जाएगा। हम लोग आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही हमें जानकारी मिलता है कि हमें कैसे क्वेश्चंस का, किस तरह से क्वेश्चंस का चयन करना है और प्रिपरेशन करना है और उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। पहला सवाल जो बात करेंगे हम लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है। मतलब ये कौन से वैज्ञानिक विकास से संबंधित है। ये एक साइंटिस्ट है और इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये संबंधित है। सवाल का जवाब है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ब्रह्मांडीय विकास का सिद्धांत दिया था, आनुवांशिकी लक्षणों की विरासत के नियम को बताया था और आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। इन सब सवालों में इसका उत्तर अगर आप लोग देंगे तो आपको पता होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था और उन्होंने आनुवांशिकी के लक्षणों को सही तरह से बताया था। तो इसका सही जवाब होगा आनुवांशिकी लक्षणों के विरासत या हेरिडिटी के नियम को बताया। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक जो है विकासवाद, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे अगर तो ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन, विलियम वुडेन, जेम्स वॉट या फ्रेडरिक सेंगर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे रिसर्चर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज या विकासवाद का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कही थी। तो इन सबों को अपने तरह से, अपने रूप से इन्होंने बताया था एक किताब में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में आप लोग देखोगे CH4Cl2 एक मिनट, यस। तो इस अभिक्रिया को देखते हैं। CH4Cl2 सूर्य के प्रकाश में यानी CH4Cl2
CH4 प्लस Cl2, ये मीथेन है Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को बनता है CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है और इस रिएक्शन को या फिर ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है? पहला ऑप्शन संकुलन अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरा पुनर्व्यवस्थापन या अभिक्रिया निराकरण अभिक्रिया। इसका सही उत्तर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ आप देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पर CH4 जो है इसमें Cl आके लग गया और ये H इधर चला गया, ये HCl बन गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? आप इसको नीला बेबी या इस तरह का कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका इंग्लिश में ही नाम यूज़ किया जाता है। तो आपको जब सवाल मिलेगा तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम ही नाम से लिखा हुआ आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर करें तो ये जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम क्या होता है? तो सिंड्रोम कुछ ऐसे होते हैं बीमारी जिसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। जैसे हम लोग एड्स जानते हैं, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी सिंड्रोम है और इस एड्स के कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं। इसमें अगर कोई बीमारी हो जाता है तो उसी बीमारी के कारण पता चलता है कि उससे बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके अंदर कम पड़ गई है। तो उसी तरह ये भी ब्लू बेबी सिंड्रोम एक होता है जिसमें कोई भी ऐसे लक्षण नज़र नहीं आते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हार्मोन एल्डोस्टेरोन स्राव में वृद्धि, दूसरा पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, तीसरा गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त कॉपी जिसका परिणाम स्वरूप औसत बुद्धि स्तर होता है, कम बुद्धि या नॉर्मल, फ्लू और बुखार के साथ विषाणु जनित संक्रमण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, भारी पानी में साधारण साबुन का काम नहीं कर सकता क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है जिसको हम लोग भारी पानी कहते हैं उसमें साबुन सही तरह से, साधारण साबुन सही तरह से काम नहीं कर सकता है। उसका कारण बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। कैल्शियम, ये हो गया आपका Ca2 और मैग्नीशियम MgCa2, एक मिनट, ये ऑप्शंस में थोड़ा सा भूल है। Ca+2 मतलब कैल्शियम का आयन और मैग्नीशियम का आयन के साथ अवक्षेप की रचना होती है, पहला। दूसरा, साबुन का अपघटन होता है, साबुन का अपघटन यानी ब्रेक हो जाना। विघटित लवणों का अवसादन होना। चौथा, कार्बोनेटेड Ba+2 और मैग्नीशियम+2 आयनों की रचना होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन का होना। जो हम लोग को पता है कि हार्ड वाटर, जो हम लोग जिसको कहते हैं भारी जल, वो पानी के भारी होने का कारण क्या होता है, ये आपका यहाँ पर बताना होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कैक्टस के कुछ किस्मों में तनों का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? सवाल पूछ रहा है कि कौन से कैक्टस के जो किस्म हैं, मतलब कुछ कैक्टस के ऐसे किस्म होते हैं जिसमें पानी है तो तना बढ़ जाएगा और पानी घट जाएगा तो तना सिकुड़ जाएगा। उसमें
आप ये कौन सा भाग ये काम करता है? ऑप्शन है रिब्स, ट्रंक, बर्ड्स या स्टोलन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा रिब्स। इन सब चीज़ों को, इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने और पूरा तरह से जानने के लिए आप ऐप पे आइए। ऐप पे आपको सही तरह से हर चीज़ की जानकारी कंप्लीट मिलेगा, जिससे वो आपको याद भी होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किलोवाट मापने की एक इकाई है क्या? किसको हम लोग कहेंगे कि ये किलोवाट, कौन सा ऐसा इनमें से है जिसे किलोवाट में, जिसकी इकाई किलोवाट है? काम या वर्क, शक्ति या पावर, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या वर्तमान। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बिजली। बिजली को किलोवाट के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल, नाभिकीय विखंडन के प्रभाव के कारण होता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे आपका एक बड़ा सा कोई भी चीज़ है, ये टूट जाता है दो अलग अलग छोटे छोटे भागों में। तो ये जो विखंडन है ये किसके प्रभाव से होता है? तो ये आपका, जब तक इसमें न्यूट्रॉन दिया नहीं जाता है तब तक ये विखंडन नहीं होता है। दो अलग अलग के अलावा इसी तरह से इसमें एनर्जी भी निकलता है, और इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन्स के कारण, इसका न्यूट्रॉन। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, प्रकाश वर्ष की एक माप है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश देखने के बाद सबको कुछ कंफ्यूजन होता है। सवाल का जवाब क्या हो सकता है? हवाई जहाज की गति, प्रकाश की गति, तारों की दूरियां या रॉकेटों की गति। इसका सही उत्तर होगा, ये डिस्टेंस का माप है, दूरी का माप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तारों की दूरियों को हम लोग प्रकाश वर्ष से मापते हैं। एक लाइट ईयर क्या होता है, या एक यूनिट प्रकाश ईयर क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो दूरी तय किया जाता है लाइट के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल है, कौन सी रक्तवाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भारी रक्त की आपूर्ति करती है? मतलब ऑक्सीजन से भरी रक्त, मतलब किस वाले में ऑक्सीजन से भरी रक्त से आपूर्ति होती है? तो इसका ऑप्शन होगा हृदय धमनी। ठीक है, हार्ट जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको बहुत कुछ जानना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हृदय धमनी होगा। जो कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है? हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है। इन्हें हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है? अगर हम लोग मलेरिया की बात करें तो ऑप्शन है रेबडो वेरिडा, अगला ऑप्शन प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स, येसेनिया पेस्ट्रिस या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स। प्लाज्मोडियम बाइबॉक्स। अगला उत्तर,
तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो आप लोग सूरज को देखते हैं, सूरज भी एक तरह का तारा है। तो तारे जो होते हैं वो बहुत सारे मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं और बहुत सारे मात्रा में हीट रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। वो सब कारण क्या हो सकता है? तो उनका जवाब पहला है रेडियो सक्रिय विघटन। पहला है रेडियो सक्रिय विघटन, दूसरा है भारी नाभिकीय का विखंडन, तीसरा है हल्के नाभिक का द्रवण और चौथा है जीवाश्म ईंधन का दहन। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा हल्के नाभिक का द्रवण। देखते हैं, होता यह है कि हाइड्रोजन जो होता है, दो हाइड्रोजन का एटम मिल के बनाता है एक हीलियम, और ये हीलियम के साथ बहुत सारा एनर्जी निकलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हल्के नाभिक का द्रवण। हल्के हल्के दो नाभिक मिले और मिलके बनाए हीलियम और फाइनली ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और यही ऊर्जा छोड़ने की बात यहाँ सवाल में दिया गया है। अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब ह्यूमन में, इंसान के अंदर जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, तो वो है, पहला है इंसुलिन, दूसरा है लेप्टिन, तीसरा रिलैक्सिन और चौथा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस सवाल का सही उत्तर होगा इंसुलिन। अब आप सोचो, लेप्टिन, रिलैक्सिन और फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीनों जो हार्मोन है इनका क्या यूज़ है? आप खुद से इस सवाल का जवाब ढूंढ के आओगे। हो सकता है आपको उस तरह का भी क्वेश्चन पूछ ले। अगला सवाल है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें। पहला MgCl4, दूसरा Mg2Cl2, तीसरा MgCl2, चौथा MgCl। तो इस सवाल का सही जवाब होगा MgCl2। ये सब आपको याद कर लेना है। अगला सवाल, डैश के पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। अगर हम लोग जनरली सब्सटेंस का मैटर का अगर हम देखेंगे कि पहला, दूसरा चरण, तीसरा चरण कौन है, तो पहला होता है आपका सॉलिड, लिक्विड, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। और उसी में चौथा कौन सा है ये पूछ रहा है। क्या ये तरल होता है? तरल तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। ठोस होता है? सॉलिड लिख चुके हैं। गैस तीसरा होता है, तो चौथा कौन सा बचा? आपका प्लाज्मा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कोई भी सवाल का जवाब एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो यहाँ पर हमारे सारे प्रीवियस ईयर्स के कुछ 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया, और आप लोग अपना काउंट करके देखिए कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपको इन सबको डिटेल में अगर सीखना है और पढ़ना है, कंप्लीट स्टडी करना है, तो हमारे झारखंड वॉरियर ऐप में आइए। वहाँ आपको हर चीज़ की डिटेल जानकारी मिलेगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू and have a nice day.